नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बिहार एसएससी के द्वारा एक वैकेंसी अपडेट की गई है और इसमें आप देख सकते हैं कि सेकंड इंटर लेवल का जो एग्जाम के लिए फॉर्म पहले फिलअप किया गया था उसमें अब संशोधन किया गया और इसका एक संशोधित विज्ञापन जारी किया गया है। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिर से ओपन किया गया है और यह दिनांक 15 अक्टूबर 2025 से लेकर 25 नवंबर 2025 तक इसका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो आपको यह ऑनलाइन आवेदन के लिए आमंत्रित किया गया है, यहाँ देख सकते हैं। और इसके लिए अलग अलग विभाग, अलग अलग कार्यालयों में इसका है जो इस तरह से वैकेंसी अपडेट की गई है। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसमें टोटल 10,976 रिक्तियों को और भी इसमें अधियाचना प्राप्त हुआ है और इसको जोड़ा गया है। तो टोटल अब सीटों की संख्या बढ़कर हो गई है 23,175 हो चुकी है। यानी कि अब देख सकता है कि हाँ, ये जो वैकेंसी दी गई है इसके बारे में कहा गया है कि इसमें ये घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, तो इसके लिए अभी बढ़ाया गया था। और भी बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि इसमें टोटल जो वैकेंसी इसमें ऐड किया गया है 10,976 रिक्तियां ऐड की गई, जो पहले 13,000 के आसपास था। और इसमें अब टोटल संख्या कितना पहुंच चुका है, तो यहाँ देख सकते हैं 23,175 पद टोटल यह पहुंच चुका है। तो इस तरह से जिसने भी आवेदन पहले नहीं किया है तो आवेदन फिर से वो आवेदन अपना नए तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने आवेदन कर चुके हैं वो है जो आवेदन उनको करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा यहाँ पे देख सकते हैं कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले से अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर दिए हैं उनको पुनः आवेदन समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। और पूर्व से आवेदित जो अभ्यर्थी हैं उन्हें आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को सारे जो भी पद में संख्या, सीटों की संख्या बढ़ाई गई है उनके लिए वो प्रतियोगी माने जाएंगे। इनके लिए इस तरह से व्यवस्था की गई है। तो यहाँ इस तरह से आप देख सकते हैं। और कौन कौन से विभाग के लिए इस तरह से वैकेंसी लाई गई है तो यहाँ इस तरह से अपडेट देख सकते हैं कि निम्न वर्गीय लिपिक जो पद का नाम है, यहाँ ज्यादातर वर्ग का जो निम्न वर्गीय लिपिक यानी कि जूनियर क्लर्क लेवल का है जो पोस्ट है उसमें पथ निर्माण विभाग हो गया, मद्य निषेध विभाग हो गया, गृह विभाग हो गया, गृह विभाग आरक्षी शाखा हो गया और श्रम संसाधन विभाग जैसे विभाग के लिए इसमें लेवल 2 के सारे पद वेतनमान है। और इसमें इंटरमीडिएट और समकक्ष यानी कि इंटर लेवल का एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए इसका इंटरमीडिएट है जो क्या एग्जाम के लिए आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और कंप्यूटर पर हिंदी में भी वर्ड प्रोसेसिंग और टंकन, अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग पदों का जो क्वालिफिकेशन उसमें कहीं कहीं कंप्यूटर है, कहीं कहीं कंप्यूटर नहीं है। जो कंप्यूटर में सक्षम तरह के अच्छी तरह से नहीं है वो इसका फॉर्म है जो इस तरह से पद के अनुसार अपना दे सकते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं आप। एक बार सीटों की संख्या इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया जाएगा और वहां से आप है जो डाउनलोड करके अपने इस तरह से पदों की संख्या के बारे में पढ़ लेंगे, कौन से पदों की संख्या कितने रिजर्व है। और इसमें 35% जो 36 आरक्षण महिलाओं के लिए है उसमें भी इसको आरक्षित करके पदों की संख्या को अपडेट किया गया है। और साथ साथ फॉर्म का जो फिलअप चार्ज था उसको अब 100 रुपया घटाकर किया गया है। तो जिसने भी पहले जो फॉर्म फिलअप किए होंगे 600-700 दिए होंगे तो उनका फॉर्म का पैसा वापस नहीं मिलेगा और अब जो नए भरेंगे उनको 100 रुपया ही लगेगा। तो इस तरह से उनको फायदा भी हुआ। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग विभागों में इस तरह से वैकेंसी दी गई है। आप एक बार इसको अच्छी तरह से देख लेंगे। और लास्टली हम लोग देख सकते हैं कि पदों की बहाली है जो कौन से, टोटल पदों की संख्या कितनी है। तो यहाँ लास्ट में आप जाएंगे तो इसको आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सारे पेज को पढ़ पाना यहाँ पे सही संभव नहीं है तो इसलिए आपको हम दिखा देते हैं कि टोटल सीटों की संख्या कितनी है। तो यहाँ इस तरह से देख सकते हैं कि टोटल सीटों की संख्या की बात करें इसमें 10,142 क्या है तो अनारक्षित कैटेगरी के लिए है, जो यानी जनरल कैटेगरी के लिए क्या है तो 10,142 पद है, जिसमें 3304 महिलाओं के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में इसको रिजर्व किया गया है। वहीं पे बात करें तो आगे फिर 3212 रिजर्व किया गया। तो टोटल सीटों की संख्या अलग अलग कैटेगरी वाइज रिजर्व करके बात करें तो टोटल सीटों की रिजर्व की संख्या की बात करें यहाँ देख सकते हैं तो इस तरह से दिया गया है जो पदों की संख्या है। तो इसको एक बार हम बता देते हैं कि कौन से कैटेगरी में कितने पद है। तो इसमें अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी में टोटल 10,142 पद है और 3304 पद है किसमें तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के फीमेल में है। वहीं पे अनुसूचित जाति यानी कि ये क्या है तो एससी के लिए है और इसमें 3,212 टोटल सीट्स है। इसमें 1120 क्या है तो महिलाओं के, एससी महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है। वहीं पे यहाँ देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए सीटों की संख्या क्या है तो 219 है और इसमें महिलाओं, एसटी महिलाओं के लिए 55 रिजर्व की गई है। 3974 किसका है तो यहाँ ईबीसी कैटेगरी का, यहाँ ईबीसी है और ईबीसी के लिए 3974 टोटल पद है, जिसमें 1384 क्या है तो इसमें
महिलाओं के लिए, ईबीसी महिलाओं के लिए रिजर्व है। और वहीं बीसी की बात करें तो बीसी के लिए टोटल सीटों की संख्या 2582 है और इसमें 7 क्या है तो 800 सीट है जो महिलाओं का, बीसी महिलाओं का इसमें रिजर्व किया गया है। और इसमें पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए स्पेशल 767 अलग से वैकेंसी को रिजर्व किया गया है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कितना है तो 2299, टोटल 2299 पद है और इसमें महिलाओं यानी कि ईडब्ल्यूएस महिला के लिए 731 पद का रिजर्वेशन किया गया है। तो टोटल पदों की बात करें तो टोटल 23,175 है, 23,175 पद है, जिसमें से टोटल 7,394 पद क्या तो महिला के लिए है यानी फीमेल के लिए है। और ये टोटल टोटल ये पद है क्या, टोटल पद 23,175 और उसमें 7,394 पद है जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए इसमें रिजर्व किया गया है। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज हम लोग देख लिए, तो इस तरह से आपको एक बार ध्यान रखना है। तो चलिए क्या क्या इसमें और भी जो बेंचमार्क दिए गए हैं क्या क्या रहेंगे, तो इसको इस तरह से आप देख सकते हैं कि और क्या रहेंगे। तो इसमें दिव्यांगता के लिए आपको कम से कम जो इस तरह से जो सर्टिफिकेट रहता है कि 40% या 40% से ऊपर आपका दिव्यांगता होनी चाहिए, तब उसमें आप रिजर्वेशन में आ जाएंगे। और वहाँ पे राज्य के मूल निवासी है जो बेंचमार्क दिव्यांग जन मात्र को ही इसका आरक्षण मिलेगा और 35% महिला जो अस्थायी निवासी है यहाँ की उसको ही इसका रिजर्वेशन दिया जाएगा। और जो भी इसका सर्टिफिकेट बनेगा, इसका सर्टिफिकेट जो बनेगा किसका तो ये महिला अभ्यर्थियों का जो अस्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र बनेगा अपने पिता के नाम से बनेगा, ना ही कि पति के नाम से। यदि पति और पत्नी एक ही राज्य में है तो उसको क्या, तो उसको पति का यदि बिहार में उसका है लेकिन पति का भी पिता के नाम से बनेगा और पत्नी का भी पिता के नाम से बनेगा। लेकिन पत्नी क्या है तो पत्नी यदि यूपी की है और इसका शादी यहाँ बिहार में हुआ है तो वो फॉर्म का जो रिजर्वेशन है 35% उसका आरक्षण में वो महिला नहीं आएगी। तो इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो आवेदन की अंतिम तिथि तक इसमें है जो देख सकते हैं कि इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। और ये योग्यता इसकी क्या रहेगी तो इंटर लेवल एग्जाम्स की आपका यदि क्वालिफिकेशन है तो आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और इसको इस तरह से संशोधित किया गया है, ठीक है। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट यानी कि इंटरमीडिएट लेवल आपका एग्जाम पास हो जाना चाहिए। तो इसको आप देख सकते हैं। और ये राज्य सरकार के तहत स्थापित शैक्षणिक बोर्ड के द्वारा निर्गत होने चाहिए या फिर किसी भी जो भारत सरकार यानी सीबीएसई हो या फिर बीएसए हो, कहीं से भी आपका इंटर लेवल का एग्जाम पास होना चाहिए। इसमें देख सकते हैं। और तकनीकी वांछनीय योग्यता की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों और विभागों के सामने उल्लेखित तकनीकी और वांछनीय योग्यता धारण करना भी अनिवार्य है। यानी कहीं बार ऐसे होते हैं कि जो मेन कहीं कोई विभाग ऐसा मांगता है कि हमको कंप्यूटर का भी अभ्यर्थी से क्या उसकी भी नॉलेज होना जरूरी है, तो उसके लिए भी डिमांड करती है, तो उसका भी आपको नॉलेज होना, डिग्री का होना जरूरी है। तो डिग्री आपको वहां भी जमा करना पड़ सकता है। तो इस तरह से देख सकते हैं। और आरक्षण की बात करें तो आरक्षण का सब जगह वैसा ही रहता है कि आपको जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी प्रमाण पत्र किस तरह से बनाना है, तो आपको इस तरह से जो फॉर्म का डेट है उसके अंतिम डेट से पहले आपको कंप्लीट रूप से बना लेना है। तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह से और जो आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिला का जाति और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम और पता से है जो क्या निर्गत किए जाएंगे और ना कि उनके पति के नाम से। तो इस तरह से आप चीजों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस के लिए जानते हैं कि 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो इस तरह से आप एक बार पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो इसको एक बार आप नोटिफिकेशन जैसा पहले था वैसा ही अभी रहेगा, ठीक है। बस इसमें कुछ ऐड किया गया है। तो और संविदा के आधार पर यहां देख सकते हैं क्या दिया गया है। तो संविदा के आधार पर पहले से अभ्यर्थी के द्वारा प्रति वर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम 5 अंक प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों की अधिमानता भी दी जाएगी। यानी कि वैसे जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे और जितने साल काम किए, यदि 5 साल काम किए तो अधिकतम कितना, तो 5 साल इसको गणना किया जाएगा। तो 5 गुना 5 यानी कि 25 वर्ष, यानी 2 साल किया तो 5 गुना 10 बराबर उसको 10 मार्क्स इसका अलग से मिलेगा। तो किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में से 5 से गुना करने के बाद 365 से भाग देकर प्राप्त इस तरह से किया गया है। और संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का दावा करने वाले उम्मीदवारों के द्वारा संविदा पर कार्यरत होने का उसका एक प्रमाण पत्र भी उसको जारी करना होगा, उसको देना होगा। तो इस तरह से देख सकते हैं। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। और यहाँ
उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा क्या रहने वाली है, इस पे बात कर लेते हैं। तो अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना क्या, तो 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। यानी कि जो उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2025 तक, यानी आज कितना है, तो अभी सितंबर है, तो अभी 1 अगस्त 2025 तक आपका उम्र कितना पूर्ण जाना चाहिए, तो मिनिमम एज आपका है जो ये क्या, तो मिनिमम एज की बात करें तो 18 वर्ष, 18 वर्ष जो मिनिमम एज आपका 1 अगस्त 2025 को पूर्ण जाना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1 अगस्त 2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हैं, यानी कि जो देखिए 1 अगस्त 2015, 1 अगस्त 2015 को जैसे मैक्सिमम एज है, यानी कि 18 वर्ष, तो ये 1 अगस्त 2025 के आधार पर 18 वर्ष मापा जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका जो 1 अगस्त 2015 को माना जाएगा कि आपका एज लिमिट क्रॉस हो रहा है कि नहीं, यानी कि आपका मैक्सिमम है, जैसे कि अनारक्षित पुरुष है 37 वर्ष, यानी कि आपका 1 अगस्त 2015 को 37 वर्ष है जो पूर्व जाना चाहिए, और 37 वर्ष से कम ही होना चाहिए जनरल कैटेगरी में, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। यानी कि 2016 में जिनका इस तरह से 37 वर्ष पूर्ण रहा है तो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, इसको ये ध्यान रखना है। तो 1 अगस्त 2015 को आपका 37 वर्ष मैक्सिमम जा सकता है, यानी मैक्सिमम एज के लिए आपका 1 अगस्त 2015 काउंट किया जाएगा। वहीं अदर कैटेगरी में पिछड़ा वर्ग और ईबीसी में क्या, तो 40 वर्ष पुरुष और महिला दोनों के लिए, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, एससी और एसटी पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष, और सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए इसमें अलग से 10 वर्ष की सीमा में छूट दी जाएगी, तो इसको भी देख सकते हैं। और मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि ही मान्य होगी, यानी कि जो आपका मार्कशीट है जो 10th लेवल पे है उसी को देखा जाएगा क्या आपका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। यहाँ एक बार आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे आप, ठीक है। और भी बात करें तो इसमें देख सकते हैं बिहार बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के लिए नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, परंतु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उसके द्वारा अधिकतम 5 अवसर का लाभ नहीं उठा लिया गया हो, तब तक उसको 5 बार वो एग्जाम दे सकता है। और भी देख सकते हैं कि दिव्यांग के लिए अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगता के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा में कितना, तो 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। और भी जो है उसको आप एक बार देख लीजिएगा, लगभग ऑलमोस्ट सारे वैकेंसी के लिए सेम ही रहता है, ठीक है। भूतपूर्व सेवा सैनिक के लिए अलग अलग है, तो इसको आप देख लीजिएगा। परीक्षा शुल्क है जो 100 रुपया किया गया है, और इसमें 15 अक्टूबर 2025 से लेकर 25 नवंबर 2025 तक इसको जमा करना है आपको, इस तरह से जब फॉर्म फिलअप करेंगे तब, ठीक है। और परीक्षा की प्रकृति क्या रहेगी, तो इसमें ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा, क्या ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा। और इसमें देख सकते हैं कि 40,000 से यदि अधिक आवेदन प्राप्त होता है तो उसमें मल्टीपल एग्जाम कराए जा सकते हैं। इसमें जिसे कह रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी कि अब यदि 40,000 से अधिक फॉर्म फिलअप होता है तो देख सकते हैं 23,175 तो पद ही हो गया, और इसमें अब तक फॉर्म भी पहले से भी 28 लाख के आसपास इसमें फॉर्म फिलअप किया जा चुका है, मैंने 25 लाख से ऊपर ही फॉर्म पहले है जो इसका जब क्लोज हुआ था उसी समय हो गया था, लेकिन अब इसके फॉर्म के जो संख्या है और भी इसमें बढ़ने जा रहा है, तो लगभग ये 40-45 लाख के आसपास जो हो सकता है, ठीक है। तो अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरण में भी आयोजित की जा सकती है, और विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को भी है जो अपनाते हुए तैयार की जा सकती है। तो इसमें देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया रहेगी। प्रारंभिक परीक्षा क्या रहेगी, तो ऑब्जेक्टिव नेचर की रहेगी, और प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर, कितना, तो 5 गुना, यानी कि 2375, यदि 23,175 सीटों की संख्या है तो उसका 5 गुना लगभग 1 लाख या तो 1,16,000 के आसपास क्या सीटों की संख्या 1,15,000 प्लस क्या रहेगी, तो सीटों की संख्या का जो मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा, ठीक है। तो मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, और अभ्यर्थियों से पदों की प्राथमिकता है जो उसके अनुसार प्राप्त की जाएगी, कौन से पद के लिए आप है जो फॉर्म को फिलअप करेंगे तो इसके अनुसार दिया जाएगा। यहाँ इस तरह से देख सकते हैं कि समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के जन्म तिथि के अनुसार है जो उसको अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा, और इस प्रकार समान अंक और समान उम्र होने के अभ्यर्थी के नाम पे यदि हो जाता है तो उसमें A to Z के आधार पर, यानी कि इस तरह से अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर उसको वरीयता दी जाएगी। और प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र समान ज्ञान का होगा, जिसके निम्नांकित विषय क्या क्या रहेंगे, तो जनरल स्टडी रहेंगे, समान विज्ञान गणित रहेंगे, और इसमें मानसिक क्षमता जांच जिसमें कंप्रिहेंशन हो गया, लॉजिक हो गया, रीजनिंग हो गया, मेंटल एबिलिटी जैसे प्रश्नों को इसमें है जो शामिल किया जा सकेगा। तो इसमें प्रश्नों की संख्या टोटल 150 रहेगी, और एक क्वेश्चन कितने, तो 4 नंबर के टोटल प्रश्नों की संख्या 150, और इसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन, और टोटल 600 अंक का यह परीक्षा
आयोजित किया जाएगा और इसमें एक गलती के लिए क्या, तो इसमें एक प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। तो हर एक गलत के लिए क्या, तो 1 अंक की कटौती की जाएगी और परीक्षा की अवधि क्या रहेगा, 2 घंटा 15 मिनट इसका है जो समय सीमा रहेगा। ठीक है, और इसका मीडियम रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपको अवेलेबल किया जाएगा। तो अगर हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न का कोई भिन्नता होती है तो इसमें इंग्लिश है जो मान्यता दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना है। और आपको इसमें आपको बता दें कि अभ्यर्थी अपने साथ 3 पुस्तक अर्थात प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जा सकते हैं, जिसमें समान अध्ययन खंड, गणित खंड और समान विज्ञान खंड, यानी पुस्तकों में आप एनसीईआरटी, बीएसईबी और आईसीएसई और अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही आपका मान्य होगा, इसी को आप ले जा सकते हैं। ऐसा ना हो कि लुसेंट या RS अग्रवाल जैसे कुछ ऐसे बुक्स हैं जहाँ पे क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, तो उसको आपको नहीं ले जाना है। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, IBSAB और आईसीएसई और अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही लिए जा सकते हैं। आप किसी विषय से संबंधित गाइड, पुस्तक की फोटोकॉपी, हस्तलिखित कागज, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा भवन में आप नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं पुस्तकों पे आपको रोल नंबर और अपना नाम भी अभ्यर्थी का लिखना है। साथ साथ इसमें देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस की यदि बात करें तो इसमें जनरल स्टडी की बात करें तो इसमें इस प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी, आसपास की जानकारी और समाज में उसके अनुप्रयोग के संबंध में भी उसकी योग्यता की जांच भी करना इसका उद्देश्य रहेगा। और वर्तमान घटना और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की भी जानकारी को संबंधित ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे और जिसके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देश के संबंध में भी ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। और समसामयिक विषय में क्या क्या हो सकते हैं, तो वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं इसमें शामिल हो सकते हैं। तो करंट अफेयर्स का आपको सेक्शन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपको पता है कि इस चैनल पे ट्यूटोरियल क्लासेस पे आपको सुबह 7 बजे मेरे द्वारा करंट अफेयर्स की क्लास ली जाती है, तो आप वहां से भी ज्वाइन करके करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंधित इसका पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना और राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार के क्या योगदान रहेगा, यानी कि बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। जो नेशनल मूवमेंट के टाइम में बिहार का क्या योगदान रहा था उससे भी आपको पूछा जा सकता है। तो सामान्य विज्ञान और गणित से संबंधित प्रश्न रहेंगे जो मैट्रिक लेवल के रहेंगे, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं सामान्य विज्ञान से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल से प्रश्न रहेंगे। गणित में संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से प्रश्न रहेंगे। पूर्ण संख्या का अभिलक पूर्ण संख्या से रहेंगे। दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध रहेंगे। मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं जो इसमें कैलकुलेशन होते हैं। परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस जैसे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मानसिक क्षमता जांच से इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको एक बार देख सकते हैं कि इसका सिलेबस इस तरह से दिया गया है। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो इसको भी आपको जानना जरूरी है कि जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी को कम से कम 40% लाना है, पिछड़ा वर्ग को कम से कम 36.5% और अति पिछड़ा के लिए 34%, SC और ST, यहाँ पे SC और ST के लिए क्या है तो 32% और महिला सारे वर्ग के लिए 32% और दिव्यांग सारे वर्ग के लिए 32% का मार्क्स आपको कम से कम लाना ही पड़ेगा। ठीक है, आवेदन शुरू करने की तिथि 15 अक्टूबर 2025 और 25 नवंबर 2025 को परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि, जबकि 27 नवंबर 2025 को इस फॉर्म का क्या किया जाएगा तो इसमें आवेदन भरने की अंतिम तिथि रहेगी। और आपको इस तरह से आपको और भी कुछ जमा करना पड़ेगा, जो प्रमाण पत्र रहेगा यहाँ इस तरह से दिया गया है। तो मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट समकक्ष से संबंधित सर्टिफिकेट और जो मार्कशीट होता है उसको जमा करना होगा। इस तरह से क्या, तो इसमें या तो आपको डिटेल्स में मांगेगा या उसका स्कैन करके दिया जाएगा। तो इस तरह से टंकन या कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, अस्थायी निवासी और आवासीय प्रमाण पत्र, तो मुख्य रूप से आपको क्या, तो मार्कशीट का जो नंबर है, रोल नंबर है, वैसा ही मांगा जाता है। आपको स्कैन करके शायद इसमें नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सब कैटेगरी के लिए अपना अपना जो इस तरह से रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए जो सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं उसको आपको यहाँ पे उसका अंक दर्ज करना होगा। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, नाती नतनी का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र और भी जो संविदा से छूट पाए हैं उनको भी प्रमाण पत्र, अनुभव का प्रमाण पत्र, अधिकतम उम्र सीमा में छूट संबंधी प्रमाण पत्र, अन आपत्ति प्रमाण पत्र और अधिकतम उम्र सीमा में छूट हेतु इस तरह से आपको अलग अलग कैटेगरी के लिए इस तरह से दिया गया है। तो यहाँ इस तरह से देख सकते हैं।
और अभ्यर्थी का जो नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक और समकक्ष के प्रमाण पत्र के ही अनुसार होना चाहिए। यानी कि जो मैट्रिक सर्टिफिकेट पे आपका जो माता का नाम, पिता का नाम ऐसे रहेंगे, वो आपका उसी के अनुसार आपका रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं लाइव फोटो वेबकैम के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि जो अपलोड किया जाएगा वो आपका फॉर्म, जो फोटो अपलोड किया जाएगा किससे, तो लाइव कैमरा से आपका लाइव लेकर फोटो अपलोड किया जाएगा। आप देख सकते हैं सारे एग्जाम्स में उस तरह से किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लीजिएगा एक बार, और फॉर्म फिलअप जो नहीं किए हैं उनको आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे अभ्यर्थी जो फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं वो अब 27 नवंबर 2025 के पहले अपना फॉर्म फिलअप कर लेंगे, क्योंकि सर्वर कई बार क्या होते हैं तो डाउन चले जाते हैं, जिस कारण से फॉर्म की अंतिम रूप से जो अंतिम समय में भरते हैं उनको समस्या आती है, और कई बार फॉर्म छूट भी जाते हैं, जिस कारण से आपको फॉर्म को कंप्लीट रूप से पहले ही भर लेना है ताकि आपका कोई भी परेशानी ना हो। तो ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं 27 नवंबर 2025 का ये अपडेट दिया गया है, और ये बिहार एसएससी के द्वारा इसको अपडेट किया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी जो फॉर्म फिलअप कर चुके हैं वो अपना तैयारी में लग जाएं, और साथ साथ जो अभ्यर्थी जिन्होंने अभी फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो अभी इस फॉर्म को फिलअप कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंटर अब पास किए होंगे, इस बीच के दौरान पास किए होंगे, तो वो है जो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एक बार आप डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, और उसका एडिटोरियल दरोगा टेलीग्राम चैनल पर इसको PDF को हम अपलोड करते हैं, और उसके बाद वहाँ से अपलोड करके आप है जो वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, तो आप है जो टेस्ट सीरीज भी बिहार एसएससी का बुक भी आपके मार्केट में चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए, तो वहाँ से भी आप है जो उस बुक से भी हेल्प ले सकते हैं और अपने तैयारी को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैथ्स, रीजनिंग और जैसे सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना है, साथ साथ इसमें करंट अफेयर हो गया, GS हो गया, तो ऐसे सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हुए आपको तैयारी करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप है जो इसको फॉर्म को फिलअप करें और साथ साथ इसका तैयारी भी करते रहें, और थैंक यू, ऑल द बेस्ट।